चलो हेलो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माई सेल्फ गुलरेज अहमद, दिस इज माई चैनल गुलरेज एक्सेलेंट क्लासेस। आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का तीसरा लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम लोग टॉपिक्स क्या कवर करने वाले हैं। आपके सामने है टॉपिक्स। टॉपिक है अपना, इसके अंदर सेंट्रल डोगमा एंड पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ये दो, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर पैकेजिंग ऑफ डीएनए देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना बहुत लेकिन आसान है ये टॉपिक। आज हम बहुत आसान ही टॉपिक करने वाले हैं। सेंट्रल डोगमा तो बहुत ही ज्यादा आसान है, बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे। सेंट्रल डोगमा से रिलेटेड बातें कुछ बताता हूं पहले कि सेंट्रल डोगमा जो होता है, इसको फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। फ्रांस के रहने वाले फ्रांसिस क्रिक ने दिया है इसको। फ्रांसिस क्रिक ने दिया है सेंट्रल डोगमा को। फ्रांस के रहने वाले एक महापुरुष फ्रांसिस क्रिक ने दिया है इसको। फ्रांसिस क्रिक। इससे डोगमा के हिसाब से कहा जाता है, इस डोगमा के हिसाब से ये कहा जाता है कि इट इज क्या ये एक तरीके का रूल है, या इट इज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशंस, या प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशंस फ्रॉम DNA in all living organisms. From DNA in all living organisms. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए से इंफॉर्मेशन फ्लो करने का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है सेंट्रल डोगमा। या फिर कह सकते हैं कि सारा ये कॉन्सेप्ट जो है, फ्लो करने का जो तरीका है, वो सेंट्रल डोगमा के आधार पे है। सेंट्रल डोगमा एक तरीके का रूल है जिसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन फ्लो करता है। कि इंफॉर्मेशन डीएनए से फ्लो करता है और आरएनए जाता है। यानी डीएनए से जो आरएनए बनने का मकसद यह है कि इंफॉर्मेशन यहां से यहां शिफ्ट हुआ, और आरएनए से प्रोटीन बनता है, ये तुम जानते हो। यानी इंफॉर्मेशन प्रोटीन में पहुंचता है, फिर जो कुछ होना है वो होता है। ये सिचुएशन है हमेशा कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ऐसा बनने का मतलब है कि इंफॉर्मेशन यहां से उठ के यहां गया, फिर यहां पे गया। तो वो इंफॉर्मेशन स्टोर कहाँ पे था? डीएनए में था, और फिर वहां से फ्लो करता है। तुम्हें पहले से भी पता होगा या फिर बाद में पता चलेगा कि डीएनए और आरएनए में डीएनए जो होता है वो बेस्ट मटेरियल फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में ये सक्षम है, और आरएनए जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में ज्यादा सक्षम है। तो डीएनए से एक बार जब आरएनए में गया तो 100% प्रोटीन बनेगा ही बनेगा, मतलब ये इंफॉर्मेशन प्रोटीन में आएगा ही आएगा। ये कॉन्सेप्ट है। और एनसीईआरटी के हिसाब से या देखा जाता है, मतलब कुछ बातें मैं बताता हूं कि डीएनए से सबसे पहले क्या होता है, डीएनए की कॉपी बनती है, और कॉपी बनने के बाद जो डीएनए बनता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा, या फिर वैसी मेन डीएनए से ही आरएनए बन जाएगा, जैसे लिखते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। ठीक है। अब इस तरीके से ये जनरल रूल है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोगमा। ये ऐसे ही फ्लो कर रहा है इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन रहा है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं, जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। जो कुछ हम यहाँ पे लिखते जाएंगे वो सब इस चैप्टर में आगे पढ़ना आपको डिटेल में। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से आरएनए बनने को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, या फिर डीएनए से आरएनए बनने को हम बोलते क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा। फिर उसके आगे जो होगा ट्रांसलेशन। यहाँ पे जो है आरएनए से प्रोटीन बनने को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, इस चीज को, इस प्रोसेस को, इस विकल्प को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। फिर यहाँ पे आरएनए बना है,
अब चाहे इससे बने या इससे बने, लेकिन आरएनए बनेगा उससे, तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। फिर जो आरएनए से प्रोटीन बनने को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। एनसीईआरटी ने कुछ इस तरीके से इसको दे रखा है, कुछ इस तरीके से लिख रखा है। एनसीईआरटी थोड़ा अलग तरीके से लिखा है इसी चीज को, बट बदल नहीं जाएगा, मीनिंग मेरी यही है, डिटेल में मैंने लिखा हुआ है। एनसीईआरटी कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि डीएनए पहले अपनी कॉपी बनाएगा, ऐसे कर दिया है, और फिर उसके बाद आरएनए बनाएगा, फिर उसके बाद प्रोटीन बनाएगा। अब बदल थोड़ी ना गया सारा चीज, तो वही है रेप्लिकेशन हमने यहां लिखा था। अब रेप्लिकेशन कहां लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे, ये है रेप्लिकेशन, यहां हो रहा है रेप्लिकेशन। उसके बाद ये क्या हो रहा है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, ये जो है ट्रांसलेशन हो रहा है। वैसे जैसे था ये एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से दे रखा है डायग्राम, तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा एनसीईआरटी में ये दे रखा है। अभी तुम्हें एनसीईआरटी खोलोगे तो तुमको ये दिखेगा, और एनसीईआरटी लेके बैठा करो ताकि आसानी से मिला सको। हम लोग प्योरली एनसीईआरटी पे ही मौजूद है। चलो, फ्रांसिस क्रिक ने अपने सेंट्रल डॉगमा से क्या बताया कि डीएनए से इंफॉर्मेशन हमेशा फ्लो करती है, सारे ऑर्गेनिज्म में, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में फ्लो करती है। और फ्लो करने का मतलब डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए में जाती है, आरएनए से प्रोटीन में जाती है। तो डीएनए से सबसे पहले उसकी कॉपी बनेगी, कॉपी वाले डीएनए को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, फिर आरएनए, फिर प्रोटीन, ये सब बनता है। ये इस तरीके से सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना है। यही सिलसिला जारी था, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा ही इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है, ऐसे ही इंफॉर्मेशन फ्लो होता है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तब तक आफ्टर 1920 के आसपास हम लोगों ने एक और चीज महसूस किया, एक अलग सी चीज महसूस किया। 20 के आसपास के, तो मैंने क्या हुआ, आफ्टर फ्यू ईयर्स, जब तक ये सेंट्रल डोगमा का बातचीत हुआ, सेंट्रल डोगमा के बारे में हम जाने कि इस तरह से फ्लो करता है, ठीक था। लेकिन अब इसके कुछ साल बाद, आफ्टर फ्यू ईयर्स, रिट्रोवायरस डिस्कवर हो गए। एक अलग तरह के वायरस इस दुनिया में आ गए। वायरस को ऑर्गेनिज्म मान लेते हैं, पर लिविंग तो उसको नहीं मानते, फिर भी वो ऑर्गेनिज्म मान लेते हैं। तो फिर भी ऑर्गेनिज्म के हिसाब से भी अगर यहाँ पर मैं उसको फिट रखने की कोशिश करता हूँ, यानी यहाँ पे रखने की, जोड़ने की कोशिश करता हूँ इससे, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है उसका मसला। हमने कुछ ऐसे वायरस को देखा, पहले डेफिनेशन के अंदर ये लिविंग वर्ड नहीं था, सिर्फ ऑर्गेनिज्म था। अब ऑर्गेनिज्म में हम वायरस को भी ले लिया करते हैं। तो जब आफ्टर फ्यू ईयर्स, इस डिस्कशन के फ्यू ईयर्स बाद जब रिट्रोवायरस आए और इस फेनोमेना को वो शो नहीं करते, सेंट्रल डोगमा को फॉलो नहीं करते, तो वहां से गड़बड़ हो गया, हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म कर दिया, क्योंकि वायरस को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मानते। पर देखते हैं कि वायरस में क्या होता है, क्यों वो सेंट्रल डोगमा को फॉलो नहीं करता है। तो मैं पहली लाइन यही लिखूंगा जो एनसीईआरटी बोलती है कि आफ्टर फ्यू ईयर्स लेटर, आफ्टर फ्यू ईयर्स, लेटर क्यों लेना, आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ साल बाद, कुछ साल बाद रेट्रोवायरस वेर डिस्कवर्ड। रेट्रोवायरस आ गए इस दुनिया में, रेट्रोवायरस वेर डिस्कवर्ड। रेट्रोवायरस डिस्कवर्ड, जो कि रेट्रोवायरस डू नॉट एक्सेप्ट या फॉलो सेंट्रल डोगमा। उनमें क्या था ना, वो आरएनए वायरस है। रेट्रोवायरस एक तरीके का, अगर ऐसे जेनेटिक मटेरियल देखा जाए तो रेट्रोवायरस आरएनए वायरस, रेट्रोवायरस एक तरह का आरएनए वायरस है, आरएनए वायरस, यानी इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है।
अब ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं तो डायरेक्टली प्रोटीन बना पाते हैं, लेकिन ऐसा ये करते नहीं है, ऐसा ये करते नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी ये नहीं करते। क्या करते हैं ये, आरएनए से पहले डीएनए बनाते हैं। उसका कॉन्सेप्ट है क्योंकि होस्ट बॉडी में जाके ना अपना कुछ भी करेंगे, मशीनरी इस्तेमाल करेंगे होस्ट बॉडी की और अपना कुछ भी करेंगे। इनके अपना तो कोई मशीनरी होता नहीं, अपना कोई एंजाइम होता ही नहीं है, नो एंजाइम इन वायरस। ये भी एक सवाल मैंने दिया हुआ था, लेकिन वायरस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। तो जब सारा एंजाइम, सारी मशीनरी जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का है वो सब होस्ट बॉडी में है, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या करते हैं, पहले अपना आरएनए को होस्ट बॉडी के डीएनए की तरह बना देते हैं, उसकी जैसा डीएनए में तब्दील करते हैं और फिर उसकी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि होस्ट सेल की जो मशीनरी है ना, वो इसके आरएनए को पहचान लेगा कि मेरा आरएनए नहीं है। भाई मेरे डीएनए का आरएनए होगा तो उसका इंफॉर्मेशन उसे पहचान। और ये क्या करता है कि उसी की जैसा, जैसे एक होता है कि एक कौवा होता है, बहुत सारे मोर के बीच में घुस जाता है, मोर का पंख लगा कहता मैं मोर हूँ, लेकिन कौवा मोर पहचान लेते हैं कि नहीं ये कौवा ही है, थोड़े बहुत पंख लगाने से थोड़ी ना होगा। ये भाई ये ऐसा करता है, ये कोशिश वही करता है, लेकिन ये पहचान नहीं पाता है, मतलब इसको लोग पहचान नहीं पाते। वहां का मोर उतना होशियार नहीं है होस्ट बॉडी के, इसको नहीं पहचान पाते। तो सिंपली क्या करता है, इसके पास तो है आरएनए, ये आरएनए से पहले डीएनए बनाता है और फिर डीएनए से अपने आप को फिर अगेन आरएनए बनाएगा, क्योंकि प्रोटीन में अगर तब्दील करना है तो क्या करेगा, आरएनए को डीएनए में करेगा। फिर सिर्फ इसके पास इतनी ही एबिलिटी होती है कि आरएनए से डीएनए में तब्दील करे। हाँ, एक आध एंजाइम है इसके पास, मैं कहूँगा एंजाइम्स इस कामों के लिए नहीं है, लेकिन इस काम को खराब करने के लिए, तुम्हें तबाह करने के लिए इसके पास है एंजाइम। इसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो है, कुछ चीजें अपने पास रखता है, पर इसको आप मशीनरी नहीं कहेंगे। अब एक चम्मच लेके पहुंच जाओ, कहो कि मेरे पास मशीन है, चम्मच से भी काम होते हैं, मशीन किसको कहते हैं, जिससे तुम्हारा काम इजी हो जाए। अब चम्मच से इजीली तुम चीनी निकाल लेते हो, नहीं तो ऐसे करके निकालना पड़ता और गिर भी जाता। तो एक मशीन है, सिंपल मशीन है। अब उससे मैं मशीन वाला हूँ, चम्मच लेके घूमने लगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। इसके पास भी है एंजाइम्स, है मशीनरी, बट ऐसा नहीं कि हम बोल दें कि इसके पास अपना खुद का मशीनरी है जिससे वो सब काम करेगा। मशीनरी तो तब तक कहेंगे कि इतनी सब कुछ हो कि एकदम से प्रोटीन तक पहुंचा ले अपने आप को, पर ऐसा नहीं कर सकता। ये आरएनए से डीएनए बनाने का ही काम कर सकता है, बस ये काम कर सकता है। पर इसको मैं एनसीईआरटी के हिसाब से लिखता हूं, तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये कैसे करेगा, क्या बनाएगा, आरएनए से डीएनए। एनसीईआरटी के हिसाब से था कि डीएनए से पहले कॉम्बी बनाना, ये था ना फेनोमेना, उसके बाद था आरएनए, उसके बाद था प्रोटीन। पर इसमें क्या मसला है, पहले आरएनए से डीएनए बनता है, इसमें क्या मसला है कि पहले क्या होगा, ये आरएनए से ऐसे डीएनए बनेगा, फिर कॉपी बनेगी और फिर आगे करेगी। तो वायरस अपने ये आरएनए को उठा के डीएनए में तब्दील कर देगा, फिर उसकी कॉपी बनेगी, फिर आरएनए बनेगा, फिर प्रोटीन जाएगा। इस वाले को तुम रेप्लिकेशन कहते हो, ये होगा भाई, ये होगा जो इसमें नहीं दिखाए थे यहाँ पर होगा। इसको तुम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हो, ऊपर वाले को तुम ट्रांसक्रिप्शन, ऊपर वाले लाइन को मैं बता रहा हूँ, इसको ऊपर ट्रांसक्रिप्शन बता रहे हो, इसको तुम ट्रांसलेशन बता रहे हो। हाँ, लेकिन इधर से इधर जो जा रहा है, इसकी बात कर लो, जो इधर से इधर जा रहा है, इसको हम कह रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस। इसको हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा अंजाम दिया जाता है। इसके लिए एक एंजाइम की यूज करता है, यूज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स। किसमें, जो वायरस में होता है, ये प्रेजेंट इन वायरस, वायरस में प्रेजेंट इन वायरस से प्रेजेंट इन रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस, बस
यहाँ पे हमारा सेंट्रल डोगमा जो एनसीईआरटी के हिसाब से वो दे रखा। चलो लिख लियो, और लिखने के बाद हम लोग एनसीईआरटी को फिर से सर्च मारते हैं। यहाँ तो दिखेगा नहीं। अगेन थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, 1 मिनट का या 30 सेकेंड का, कुछ नहीं एडिट मार देंगे। ये क्यों क्या रहा बे, बकलोली है। सेकंड नंबर पे डाउनलोड करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं खैर। ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मैं हेरो सेंट्रल डोगमा, शायद तुमको ना दिखे। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो है नहीं भाई। डायरेक्ट ऐसे बता देते खामखा टाइम नहीं ले ले। पता नहीं इसमें दिखेगा कि नहीं, ये इसलिए मैंने कर रहा था। इसमें दिखने का मसला होता है। ठीक है, इतना तो दिख रहा है। इसमें आराम से तुम देख सकते हो क्या लिख रहा है। फ्रांसिस क्रिक proposed the central dogma in molecular biology, which stated that the genetic information flow from DNA, RNA and protein। देखो ये वाला replications, ट्रांसक्रिप्शंस, आरएनए में एमआरएनए बनता है, ये बात मैं नहीं बताया, चलो कोई नहीं। उसके बाद प्रोटीन बनेगा, ये रूल है सेंट्रल डोगमा का। और इन सम वायरसेस में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स डायरेक्शन, इट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। कैन यू सजेस्ट सिंपल नेम ऑफ दिस प्रोसेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस बोलते हैं उस प्रोसेस को। इसी बात को पढ़ना है आपको। अब हम चलते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए की बात करेंगे, फिर हम यहाँ पे आएंगे। हम लोग पैकेजिंग ऑफ डीएनए की बात करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे। ये जो है ना पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, इसकी बात हमें पहले करना है, फिर हम आते हैं।
पैकेजिंग ऑफ डीएनए। एक बात हम देखेंगे कि अगर ह्यूमन का डिप्लॉयड सेल ले लूं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल है और उसका डीएनए है, तब ये डीएनए के अंदर 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होगा, ऐसा मैंने बायोमोलिक्यूल्स में प्रूफ कर दिया था। यह चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बात बताई थी कि ह्यूमन डिप्लॉयड सेल के अंदर डीएनए कितना होता है, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, ये हम जानते हैं। और हर दो बेस पेयर के बीच के अंदर दूरी जो होती है वो इतना नैनोमीटर होती है। हर 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर, टू consecutive BP बेस पेयर, और दोनों को मतलब सॉरी इसके बीच में होता है, तो यहां पे मल्टीप्लाई का साइन देने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। ये इक्वल टू का साइन देने का कोई मतलब नहीं बनता था, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई का साइन दिया। अब ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट आएगा 2.2 मीटर का, ऐसा मैंने पहले भी कह चुका हूं कि 2.2 मीटर लेंथ हो जाती है हमारी डीएनए की। जो हमारी डिप्लॉयड सेल की डीएनए है उसकी लेंथ 2.2 मीटर की होती है। अब तुम देखो ना कि एक हमारी जो ह्यूमन का अगर ये सेल है, और मैं कह रहा हूं कि ह्यूमन का डिप्लॉयड सेल है, ह्यूमन का डिप्लॉयड सेल है, और ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में जो न्यूक्लियस है उसी में तो डीएनए पाया जाएगा, इसी में तो डीएनए पाया जाएगा, उसी में तो डीएनए होगा। और न्यूक्लियस जो है ये है, और इसकी साइज जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो 10⁶ मीटर दे रखा है, यानी कि 1 माइक्रोन मीटर दे रखा है। तो भाई ये कैसे पॉसिबल है कि 2.2 मीटर की चीज 1 माइक्रोन मीटर की चीज के अंदर आके फिट बैठती है? सवाल यही कहा जाता ना कि 2.2 मीटर का डीएनए, 2.2 मीटर का डीएनए, 2.2 मीटर ऑफ डीएनए, मीटर ऑफ डीएनए present in nucleus of 10⁻⁻6 meter. So condensation of DNA needed, डीएनए की कंडेंसेशन करना पड़ेगा। तो कंडेंसेशन ऑफ डीएनए को करना पड़ेगा, कंडेंसेशन ऑफ डीएनए का काम करना पड़ेगा। तभी तो रहेगा भाई। कंडेंसेशन एक तरीके का पैकिंग है, बड़ी सी कपड़ा इतना सारा होता है, लंबे लंबे ऐसे रखोगे ना तो अलमीरा जल्दी भर जाएगा, लेकिन वही तह लगा के यानी पैक करके रखते हैं तो बहुत सारा कपड़ा बड़े कम स्पेस में आ जाता है। वैसे ही काम यहाँ पे भी करना पड़ेगा। कंडेंसेशन से मुराद यहाँ पे पैकिंग करना है। ये यूकैरियोटिक सेल की मैं बात की क्योंकि ह्यूमन डिप्लॉयड सेल एक तरीके का यूकैरियोटिक सेल्स था, और यही सिमिलर सिचुएशन प्रोकैरियोट्स में भी है। वहां पे भी पैकिंग की जरूरत पड़ेगी। मैं बात बोलता हूं
सिमिलर सिचुएशन कहां पे है, प्रोकैरियोट्स में भी है। अरे मैं क्या, ये तो एनसीईआरटी भी बोलता है कि सिमिलर सिचुएशन कहां पे है, सिमिलर सिचुएशंस इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स सिमिलर सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी जो तुम डीएनए देख रहे हो वो 4.6 इंटू 10 टू दी पावर, इसमें भी जो डीएनए है उस 4.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 बेस पेयर वहां पे मौजूद है। और एक दो बेस पेयर के बीच की जो दूरी है वो बदल तो जाएगी नहीं, वो ये नहीं रहेगी। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता कितना है, 1.36 मिलीमीटर। ये भी बहुत ज्यादा है, अभी भी ये बहुत ज्यादा है। ये लेंथ ऑफ डीएनए ये आ रहा, ये तो लेंथ आ रहा, कैसे अभी ज्यादा है? क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ये कौन सा सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है। ये जो होते हैं उसके अंदर, उसके अंदर ये डीएनए पाए जाते हैं, ये डीएनए पाए जाते हैं। सेल की साइज जो होगी वो 2 से 5 माइक्रोन मीटर के अराउंड होती है, और डीएनए तुम्हें देख रहे हो ये मिलीमीटर में है, इसके मुकाबले तो बहुत बड़ा है। तो यहां पे भी नीड टू बी क्या है, पैकेजिंग, नीड टू बी कंडेंसेशंस, यहां पे भी कंडेंसेशन की आवश्यकता है, यहां पे भी कंडेंसेशन की आवश्यकता है। यानी पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं कि हाउ टू पैक, छोटा सा है पैकेजिंग ऑफ डीएनए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, इन प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहले यही पे हम यही बात करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये पीआरके है, प्रोकैरियोटिक सेल। उसके अंदर ये जो है डीएनए है, ये डीएनए। और एक और बात कि इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, नो न्यूक्लियस, इसमें कोई नो न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियस नहीं होता। यानी कि डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, इसका मतलब कि डीएनए कहाँ पे होगा, तो साइटोप्लाज्म में, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। डीएनए साइटो बिना न्यूक्लियस का है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है डीएनए के चारों तरफ, फिर भी डीएनए कहां पे, डीएनए कहां पे पाया जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो साइटोप्लाज्म है, लेकिन नॉट स्कैटर्ड। साइटोप्लाज्म में तो है बट नॉट स्कैटर्ड, फैला हुआ नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, फिर भी अपने आप को समेट के रखा, नॉट स्कैटर्ड, बिकॉज इट इज पैक्ड विथ सम बेसिक अमीनो एसिड्स, बेसिक प्रोटीन, because it is packed with some basic protein, some basic protein, इसको हम कहते हैं पॉलीअमीन्स। जो डीएनए है इसके अंदर वो कुछ बेसिक प्रोटीन के द्वारा पैक्ड होते हैं, उसके साथ पैक्ड होते हैं, स्कैटर्ड नहीं होते हैं, उसको पॉलीअमीन्स कहते हैं। इस चीज को पूरे को
It is packed with some basic protein in the form of large loop. In the form of loop. लूप के फॉर्म में इस तरह से, इसको पॉलीएमिन्स बोलेंगे, मतलब यहाँ पे है ना, ये लूप के फॉर्म में कुछ इस तरीके से, ये डीएनए इस तरीके से लूप के फॉर्म में, इस तरीके से लूप के फॉर्म में अरेंज होते हैं और इसके चारों तरफ क्या होता है, कुछ बेसिक सा प्रोटीन होता है। मैं इस तरीके का बना रही, बेसिक सा प्रोटीन, बेसिक से प्रोटीन है। मैं इसको हिस्टोन प्रोटीन नहीं कहूंगा, ये बेसिक प्रोटीन से, बेसिक प्रोटीन। और उसके चारों तरफ ऐसे लूप बना के ये चीज क्या है, डीएनए रैप्ड है इसके अंदर। इस चीज को हम पॉलीअमीन्स कहते हैं, पॉलीअमीन्स कह रहे हैं हम इसमें, पॉलीअमीन्स बोल रहे हैं। कहां पे होता है, बैक्टीरिया में होता है, प्रोकार्योट्स में होता है। ऐसे देखो इस तरीके लार्ज लूप के फॉर्म में यहाँ पैकेजिंग हो रही होती है डीएनए की। यहाँ नो क्रोमोसोम, नो क्रोमेटिन, कोई कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे नो क्रोमोसोम, नो क्रोमेटिन का, नो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का कोई बात यहाँ पे नहीं बोलना है। नो क्रोमेटिन, नो क्रोमेटिन की कुछ बात हमें यहाँ पे बोलना है। ना क्रोमोसोम की कुछ बात बोलनी है, ना क्रोमेटिन की कुछ बात बोलनी है। अब आगे हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकारियोटिक सेल। देखो प्रोकार्योटिक सेल में तो बड़ा आसान था। प्रोकार्योटिक सेल की जो साइज होती है एक्चुअल, इसकी जो साइज होती है वो 2 से 5 माइक्रोन मीटर की होती है और जो डीएनए होती है उसकी साइज आ जाती है 1.36 मिलीमीटर के। तो फिर पैकेजिंग की जरूरत, तो यहाँ पे भी है कंडेंसेशन की जरूरत। यहाँ पे ये दिख गया, अगर न्यूक्लियस के साइज से बड़ा आ जाए डीएनए के तो पैकेजिंग की जरूरत है साइज। तो क्या करते हैं इसके अंदर, हमने ये देखा कि इसका डीएनए न्यूक्लियस में तो होता नहीं है, इसका डीएनए साइटोप्लाज्म में होता, फिर भी फैला हुआ नहीं होता, ये भी हमने देखा। इसका मतलब कुछ पैकेजिंग हुई और देखा तो क्या पता चला कि ये खास तरह के बेसिक प्रोटीन से पैक्ड है, जिसको पॉलीअमीन्स कहते हैं। लार्ज लूप के फॉर्म में पैक्ड होता है, कुछ बेसिक प्रोटीन है। अब वही वाली बात हम करने जा रहे हैं, यूकारियोटिक सेल में पैकेजिंग कैसे होती है। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा हमारा डीएनए, तो वो हमको देखना है। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए यानी यूकारियोटिक सेल, ये हमारा हेडिंग होगा, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकारियोट्स। यूकारियोट्स के अंदर पैकेजिंग ऑफ डीएनए कैसे होता है। यूकारियोटिक सेल के बारे में पहली बात कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक यूकारियोटिक सेल है। अगर ये यूकारियोटिक सेल है तो इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस मौजूद होगा, न्यूक्लियस मौजूद होगा। इस तरह से बना लिया मैंने, ये न्यूक्लियस मौजूद है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जो भी होगा वो मौजूद होगा। न्यूक्लियस के अंदर जो भी डीएनए होगा वो मौजूद होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। तो ये डीएनए है और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में ये मेम्ब्रेन है, ओएनएम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आईएनएम इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डीएनए की साइज यहां पे आ रहा था अपना 2.2 मीटर का, अब डबलाइट की बात कर ले तो, और न्यूक्लियस की साइज जो था, यहाँ से जो न्यूक्लियस है इसकी जो साइज आ रहे हैं, इसकी जो साइज आ रहे थे वो 1 माइक्रोन मीटर का था। खेल बहुत बड़ा था कि बहुत सी छोटी सी, बड़ी छोटी सी जगह पे इतना बड़ा डीएनए को फिट बैठाना है, तो यहाँ पे ज्यादा पैकेजिंग की जरूरत है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक प्रोटीन भी होगा, एक खास तरह के प्रोटीन भी होगा। एक बात और कि अगर ये सेल यूकारियोटिक है तो सेल साइकिल को फॉलो करेगा। एक बात मैं बता देता हूं, रिपीट कर रहा हूं, जो हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन में पढ़ाए थे उसको एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि ये अगर यूकारियोटिक सेल है तो एक फेनोमेना सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को फॉलो करेगा। ये सेल साइकिल को फॉलो करेगा, ये फॉलो सेल साइकिल, ये सेल साइकिल को
फॉलो करेगा, सेल साइकिल को फॉलो करेगा, सेल साइकिल को फॉलो करेगा। क्या मतलब है? ये मेरे पास एक सेल साइकिल है, इसको फॉलो करने का क्या मतलब है? ये मेरे पास एक सेल साइकिल है, इसमें कुछ फेजेस है। इस वाले को मैं एम फेज कह रहा हूं, इस वाले को मैं G1 फेज कह रहा हूं, इस वाले को मैं कुछ नहीं, रुको, इस वाले को हम एस फेज कह रहे हैं, इसको हम G2 कह रहे हैं। अब ये और ये और ये, यानी कि जो G1 है, S है और G2 है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल और सेल डिवीजन में पढ़े थे, क्या बोलते हैं इसको? हम इतने पूरे को मिला के हम बोलते थे इंटरफेस, और इसको तो हम एम फेज बोलते हैं। ये तो हमारा एम फेज है जहां पे डिवीजन होता है। यहां पे अगर तुम न्यूक्लियस को देखोगे, यहां पे सेल के न्यूक्लियस के देखिए, सेल है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस है, मान लेते हैं, नहीं डबल मेम्ब्रेनस सिंगल मेम्ब्रेनस से मतलब नहीं है अभी यहाँ। तो यहाँ पे तुम देखोगे डीएनए तुम्हारा ऐसे क्रोमोसोम के फॉर्म में पाया जाता है। क्रोमोसोम के फॉर्म में पाया जाता है। अगर यहाँ पे कहीं पे तुम सेल अपना बना लेते थे, अगर यहाँ पे कहीं पे अपना सेल बना लेते हो, न्यूक्लियस है ये, चाहे वो यहाँ पे बना लो चाहे यहाँ पे बना लो, चलो दो ही बना लो, और यहाँ पे बना लो, छोटा हो गया ज्यादा। व्हाट इज दिस? यहां पे सेल हो, यहां पे सेल है, तो यहां पे तुम देखोगे कि इस तरह के फॉर्म में डीएनए पाया जाता है। ये क्रोमैटिन है, इस फॉर्म को क्रोमैटिन कहते हैं। यहां पे आओगे तो ऐसे, बस ये है कि अमाउंट यहां पे डबल हो जाता है, अमाउंट यहां पे डबल हो जाता है। तब फिर क्रोमैटिन तो तुम इसको बोलोगे, अभी भी तुम इसे क्रोमैटिन बोलोगे, लेकिन अमाउंट डबल हो गया। अगर अमाउंट को यहां पे तुम 2C बोल रहे हो, तो यहां पे तुम अमाउंट को क्या बोलोगे? 4C बोलोगे। यहां पे 4C अमाउंट को बोल दोगे। अमाउंट अगर यहां पे 2C है तो वहां पे 4C है, यहां पे 2C है, वहां पे 4C है। ऊपर देखो क्रोमोसोम्स है। तो यहां पे अगर तुम देख रहे हो ना, क्योंकि ये फॉलो कर रहा है सेल साइकिल को, तो यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए दो फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें यह मालूम होगा कि यहाँ पे डीएनए दो फॉर्म में होंगे। पैकेजिंग की बात तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे डीएनए दो फॉर्म में दिखाई दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेल साइकिल। कि एम फेज के अंदर वो क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखाई दे सकते हैं, क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखाई दे सकते हैं, और इसमें क्रोमैटिन के फॉर्म में भी दिखाई दे सकते हैं इंटरफेस के अंदर। क्रोमोसोम मॉस कंडेंस्ड यानी हाईली पैक्ड मॉस कंडेंस्ड डीएनए को कहते हैं। इसको हम लीस्ट कंडेंस या लेस कंडेंस्ड डीएनए को हम कह रहे हैं। यहां से बात सिद्ध हो जाती है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो पैकेजिंग होगी डीएनए की वो ज्यादा होगी, और दो बार में करके होगी, मतलब दो तरीके से होगी, धीरे धीरे करके हो रहा है पैकेजिंग। पहले लेस कंडेंस, फिर मोस्ट कंडेंस, इस तरह करके धीरे धीरे कंडेंसेशन हो रहा है, क्योंकि ज्यादा कंडेंसेशन करना है। तो अगर कभी भी कोई बड़ी टारगेट रखनी हो ना, कोई बड़ी एग्जाम की तैयारी वगैरह करनी होती है, तो थोड़ा सा ना स्लो स्टार्ट करना चाहिए, ताकि बहुत लंबे समय तक जाना है। बच्चे क्या करते हैं, तैयारी करने के लिए शुरुआत करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में ही एक हफ्ता एक महीने तक ना सारी ताकत झोंक देते हैं, उसके बाद 4 महीने सोते हैं। फिर एग्जाम के पास आने के बाद फिर मेहनत करना शुरू करते हैं। होता घंटा नहीं, कुछ उखड़ता नहीं। देखो बोर्ड एग्जाम 12th पास करना है तो हो जाता है, लेकिन अगर नीट फीट को क्रैक करने की बात है, 650-700 नंबर लाने की बात है, तो 6 महीना से 7 महीना जो होना चाहिए, अगर ड्रॉपर स्टूडेंट है, पहले से थोड़ा बेसिक क्लियर है, तो 6 से 7 महीना कंटिन्यूअस होना चाहिए। 4 महीने 5 महीने हुए, लेकिन कंटिन्यूअस होना चाहिए सेट में, नहीं कि 1 महीने 2 महीने इधर पढ़े, 1 महीने 2 महीना उधर पढ़े 4 महीने, लेकिन काम नहीं आएगा उसका। लेकिन सेट में हो, मेहनत ऐसे हो कि धीरे धीरे बढ़ता जानी चाहिए, आखिर की तरफ और ज्यादा मेहनत होना चाहिए। ये आजकल के जो दिन आए, यहां से मेहनत ज्यादा होना चाहिए,
वगैरह वगैरह। अब अभी से तैयारी कोई करना चाह रहा हो, कहीं उसकी तैयारी नहीं हो है, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम नहीं, जरूरी ये है कि उसको अभी से क्या करना चाहिए। अगर अभी से तैयारी करना है, पहले से उसके पास क्या होना चाहिए, पहले से ऊपर बायो में उसके थोड़ा सा कमांड होना चाहिए, बायो में ज़्यादा नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ चैप्टर बचा होना चाहिए पढ़ने के लिए, मतलब कम से कम या तो 11th का या तो 12th का पोर्शन उसका क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर ड्रॉप आउट है तो 12th वाला, तो 12th में अगर है तो उसका 11th क्लियर होना चाहिए, अभी से पढ़ना उसने स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ 12th का ही होना चाहिए। तो बायो तो ये होना चाहिए। केमिस्ट्री में भी सारी बेसिक चैप्टर्स पता होना चाहिए, स्मॉल कॉन्सेप्ट का बारे में पता होना चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इस तरह की चीजें ना, बेसिक जी और सी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह, ये थोड़े बहुत पता होना चाहिए। फिजिक्स में भी बेसिक फिजिक्स पता होना चाहिए, तो अगर आपसे स्टार्ट करेगा तो वो कर सकता है। फिजिक्स में भी एक बार थोरोली पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन उठा कर देते हो, फार्मूला अगर इसको याद आ जाता है तो कर लेता है, या फिर उसका एक आध हिंट मिलता है कर लेता है, इतना बेसिक क्लियर हो। अभी नहीं एकदम जीरो छापो, आपसे स्टार्ट करेगा नीट क्लियर हो जाएगा, तो आपका जो कट ऑफ है ना उस हिसाब से नीट क्लियर नहीं हो। पहले का अगर कुछ कहते तो शायद कहते भी, बहुत ज्यादा स्कोर करना है। यहाँ पे भी ऐसे ही करता है भाई, ये इतना बड़ा पैकेजिंग झट से वैसे नहीं हो जाएगा जैसे प्रोकैरियोटिक में होता है, इसीलिए धीरे धीरे होता है, दो फॉर्म में होता है, दो तरीके का फॉर्म अख्तियार करता है। एक बार क्रोमेटिन बनता है, एक बार क्रोमोसोम। पहले तो यही बनता होगा कि लेस कंडेंस है, लेस पैकिंग है, यहाँ पे ज्यादा पैकिंग है, तो बाद में ये बनता होगा। तो यहाँ पैकेजिंग थोड़ा जबरदस्त होती है। सर डीएनए पैकिंग प्रोकैरियोटिक सेल विद द हेल्प ऑफ 2 टाइप ऑफ प्रोटीन, तो जाहिर है पैकेजिंग अगर 2 तरीके से होने हैं तो फिर 2 तरह की प्रोटीन भी चाहिए। तो यहां पे मैं हेडलाइन डालता हूं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, डीएनए इन यूकारियोट्स में 2 टाइप का होता है, 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी है। इसको नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है, 2 तरह के प्रोटीन के सहारे होता है। यहाँ पे 2 तरह के प्रोटीन के सहारे होता है, विद द हेल्प ऑफ 2 टाइप ऑफ प्रोटीन। पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकारियोटिक सेल विद द हेल्प ऑफ 2 टाइप ऑफ प्रोटीन। देखो तबीयत खराब होने से ये चीज आती है, विद द हेल्प ऑफ 2 टाइप प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन इनिशियल लेवल पे जो क्रोमेटिन बनाने का काम है ना वो इसी के थ्रू होता है, यानी पैकेजिंग ऑफ डीएनए एट इनिशियल लेवल। एट इनिशियल लेवल स्टार्टिंग में जो पैकेजिंग होती है वो इसी के थ्रू होती है।
और ये पैकेजिंग ऑफ डीएनए एट हायर लेवल, ये हायर लेवल पे पैकेजिंग कराती है। तो डीएनए की जो पैकेजिंग यूकारियोटिक में होती है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए यहाँ पे दो तरह के प्रोटीन की जरूरत पड़ रही है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। वहां पे सिर्फ बेसिक प्रोटीन थी जिसको हम पॉलीअमीन्स कह रहे थे। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है। ये एकदम हायर लेवल पे जाके पैक करता है, इनिशियल लेवल पे पैकिंग यही स्टार्ट करता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन और इन नॉन हिस्टोन प्रोटीन में, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन में बेसिक कौन होता है? देखो बेसिक तो दोनों होता है, ये भी बेसिक होता है, ये भी बेसिक होता है, लेकिन ये मोर बेसिक होता है। लेकिन ये हिस्टोन प्रोटीन मोर बेसिक होता है क्योंकि इसमें हाईली बेसिक अमीनो एसिड का कंस्टिट्यूएंट है इसके अंदर, हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। तो हिस्टोन प्रोटीन के बारे में जो भी है वो सारी बातें हम करेंगे। अभी देखो तबीयत खराब है ना, तो थोड़ा हल्के हल्के हाथ रखते हैं, जैसे बीच में तबीयत खराब हो जा रही है। बहरहाल आप इतना को याद कीजिए और पढ़ाई में लगे रहिए। अब कोई घूमने उमने का नहीं है, याद बार बार करें, शुरू से फिर से एक बार रिवीजन करें और जब जब टाइम मिले शुरू से रिवीजन किया करें।